नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एनकेएस के यूट्यूब चैनल में। आज से मैं आप लोगों के लिए 1000 क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। यहां पे आपको टारगेट टाइम्स के जो प्रश्न आते थे उनमें थोड़े बहुत चेंजिंग कर पिछले 6 महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को भी शामिल कर सेट तैयार किया गया है। यह सेट 50 क्वेश्चंस का है और सारे ही क्वेश्चंस जो है इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप चाहें रेलवे, एसएससी, एसआई, कांस्टेबल या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखना है, ठीक है दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो को बीच में ही स्किप कर देते हैं और क्वेश्चन अगर मैं बाद में पूछूंगा तो बहुत सारे लोग जो है इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है ईमानदारी से, बिना गूगल की। क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार किन दो राज्यों, मतलब किन दो पूर्वोत्तर राज्यों के वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि हुई है। तो आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है दोस्तों। ये पहला सेट है और आप लोग इसको किस प्रकार से रिस्पॉन्स देते हैं उसके अनुसार ही आगे का जो है सेट डिसाइड होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस परियोजना से अधिक राज्य लाभान्वित होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा चंबल घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चंबल घाटी परियोजना जो है ये भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है और इसके अंतर्गत अगर बात करें तो चंबल नदी पर जो है 3 बांध बनाए गए हैं। पहला तो है गांधी सागर, ठीक है, जो कि मंदसौर में है। दूसरा है राणा प्रताप सागर, ठीक है दोस्तों, जो कि है रावत भाटा में। और तीसरा है जवाहर सागर जो कि कोटा में है और इसको कोटा बैराज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल घाटी परियोजना, ठीक है दोस्तों। इस नदी घाटी परियोजना परियोजना से 2 राज्य ज़्यादा लाभान्वित होते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा, चंबल जो नदी है ये यमुना की जो है ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय जेनेवा में है, बिल्कुल सही है। उसका दूसरा है ऑप्शन नंबर बी में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय दी हैग में है, ये भी बिल्कुल सही है। यूरोपियन आर्थिक संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है, ये भी आपका सही है। चौथा नंबर देखते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम में, ठीक है दोस्तों। रोम याद रखिएगा, जो कि इटली की राजधानी है रोम, ठीक है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं FAO, ठीक है दोस्तों। 1945 में इसका स्थापना किया गया था, FAO, ठीक है दोस्तों। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और इसके वर्तमान जो महानिदेशक हैं चू डोंगयू, जो कि चीन से हैं, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम अन्य ऑप्शन को भी डिटेल में चर्चा करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जिस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसी पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताने का प्रयत्न करूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासन काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी राइट आंसर होगा, लुई 14वां, ठीक है दोस्तों, 14वां, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इसके समय में, यानी कि आपको पता होगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो 1664 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, 1664 ईस्वी में हुआ था। अगर वहीं पे लुई 14वां का हम शासनकाल देखें तो इनका शासनकाल था 1643 से लेके 1715 ईस्वी तक, ठीक है दोस्तों। तो इसी के बीच आपका 1664 आता है, तो इसी के बीच इसका जो है क्या हुआ था, गठन हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो याद रखिएगा लुई 14वां। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत
युग्म को इंगित कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे गलत कौन सा है, कानपुर जो है चमड़ा के लिए है, वाराणसी सीमेंट के लिए नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, मेरठ चीनी के लिए प्रसिद्ध है, सहारनपुर कागज़ के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध नहीं है। अगर हम बात करें सीमेंट की, तो सीमेंट का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा, इंग्लैंड के कहाँ पे, पोर्टलैंड। ठीक है दोस्तों, पोर्टलैंड में, और पोर्टलैंड सीमेंट जो है एक आता है पोर्टलैंड नाम से। ठीक है दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट एक सीमेंट का प्रकार भी है। ठीक है, तो पोर्टलैंड में हुआ था। और सबसे पहले अगर भारत में बात करें तो 1904 में चेन्नई में जो है इसका सीमेंट का जो है उत्पादन हुआ था, चेन्नई में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। वैसे अगर फैक्ट्री की बात करें तो गुजरात में भी 1904 में लगा था, गुजरात के पोरबंदर में। लेकिन अगर उत्पादन की बात करें तो चेन्नई में जो कारखाना स्थापित हुआ था 1904 में, वहाँ से जो है इसका जो है पहला जो है सीमेंट का उत्पादन शुरू हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी सुमेलित वाला बात है, तो 3 सही होगा और एक यहाँ पे जो है मिलान जो है गलत होगा, तो उसको आपको छांटना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाथुला दर्रा जो है ये नाथुला की जगह नीथुला हो गया है, तो आप लोग यहाँ पे नाथुला कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, या फिर नाथुला ही है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा। नाथुला जो दर्रा है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में है, याद रखिएगा, सिक्किम में है। नाथुला पास या फिर नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ पे, सिक्किम, सिक्किम जो कि पूर्वोत्तर राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अगर अब बात करें हम दर्रा की, ठीक है, तो दर्रा क्या होता है, तो आप जानिए कि पहाड़ी या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है कि एक जो आवागमन के लिए जो रास्ता होता है, और वो जो रास्ता होता है वो प्राकृतिक रूप से बना होता है पहले से ही। ठीक है, उसको मानव नहीं बनाता है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से जो है आवागमन का जो रास्ता होता है पहाड़ियों में, उसको बोला जाता है दर्रा। ठीक है दोस्तों, और ये जो नाथुला दर्रा है ये सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत को जोड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महाबलीपुरम का सप्त रथ किस राजवंश के शासकों ने बनाया था, तो यहाँ पे महाबलीपुरम का सप्त रथ जो है एक मंदिर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 7 रथ मंदिर है। ठीक है दोस्तों, और इसको जो बनाया था, इसका जो निर्माण किया था पल्लव शासकों ने किया था, याद रखिएगा, पल्लव शासकों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और पल्लव शासक कौन क्या था, तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा इसका जो है सप्तरथ मंदिर का जो है निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया। तो संपत्ति का अधिकार जो कि पहले क्या था, एक मौलिक अधिकार था। ठीक है दोस्तों, जब संविधान में इसको जोड़ा गया था, ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, पहले एक मौलिक अधिकार था। फिर 1978 में जो है 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है इसको क्या कर दिया गया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसको 300 का ए में जो है शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद अगर पूछे तो 300 का क या फिर 300 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, गांधीवादी विचारधारा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है, रॉस्किन से, थोरो से, टॉल्स्टॉय से, या फिर उपयुक्त सभी से। तो उपर्युक्त सभी से जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, गांधी जी जो थे ये तीनों की विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, आर्थिक नियोजन निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है कि समवर्ती सूची जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो समवर्ती सूची जो है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, याद रखिएगा। और समवर्ती सूची में क्या होता है कि राज्य और कानून दोनों मिलकर जो है इसके जो विषय दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान समय में अगर बात करें समवर्ती सूची में तो 52 विषय है, याद रखिएगा 52 विषय। ठीक है दोस्तों, वैसे तीन सूची होता है, राज सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों,
लेकिन एक अलग से भी आ गया है अपशिष्ट सूची, ठीक है। तो ये भी आप सूची में शामिल हो गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कूट वाला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण क्या हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो ऐसे ऐसे प्रश्न में आपको पूरे चारों ऑप्शन आपको पढ़ने होंगे। तो पढ़ते हैं, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल ये बात तो सही है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है सर्वोच्च संप्रभुता भारतीय जनता में निहित है, ये भी बिल्कुल सही है। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1, 2 और 3, चौथा जो है यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है दोस्तों। 1, 2, 3 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है, तो जो सारी शक्ति है वो भारत की जनता में ही निहित होता है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है। तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली में। कहीं कहीं इसका आंसर बेंगलुरु भी है। तो आप दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग सही से, अगर कहीं पे आप लोगों को मिले सटीक, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, वैसे मैं श्योर हूँ कि नई दिल्ली ही होगा इसका, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों पुराना किला का जो भवन का निर्माण करवाया था, ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने करवाया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी निम्न में से किस विचारधारा के समर्थक थे? तो महात्मा गांधी जो है ये दार्शनिक अराजकतावाद के विचारधारा के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा में वापस किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसको 14 दिन के अंदर जो है आपको लोकसभा में वापस कर देना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन विधेयक, देखिए कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा ही करती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे राज्यसभा का कोई भी मतलब कहे तो दाल नहीं गलता है, ठीक है। तो इसको जो है 14 दिन के अंदर ही जो है वापस कर दिया जाता है लोकसभा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 43 का ए, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 43 का ए। यहाँ पे क्या कहता है कि किसी भी उद्योग में लगे हुए या फिर उपक्रम या संस्थानों में जो कामगार मजदूर हैं, हाँ, इनको भाग लेने और सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त जो है विधान द्वारा जो है यहाँ पे कदम उठाया जाएगा। तो इस चीज़ का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 43 का ए में, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा एक सेज जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र इसको बोलते हैं हिंदी में, का उद्देश्य नहीं है? सेज के बारे में थोड़ा सा आप लोग जाने दोस्तों। सेज का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है SEZ होता है सेज, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है दोस्तों। सेज का मतलब फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और ये जो है इसका जो उद्देश्य, कौन सा उद्देश्य इसका नहीं है, तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना, ठीक है दोस्तों। क्योंकि विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना जो है ये सेज के लिए जो है क्या है कि मतलब उपयुक्त नहीं है, ठीक है। बाकी अगर बात करें अतिरिक्त रोजगार अवसरों का चयन, उसका दूसरा है नवीन तकनीकों का प्रयोग, उसके बाद तीसरा है अतिरिक्त आर्थिक
क्रियाकलापों का सृजन। तो ये तीनों जो है इसके जो है संदर्भ में बात कहा गया है। और ऑप्शन नंबर डी में जो है इसके विपरीत कहा गया है, विदेशी निवेश को हतोत्साहित करना। यहाँ पे प्रोत्साहित होता तब जो है आपका इसके पक्ष में बात होता। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। रोहतांग दर्रा जो है ये कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है, और ये पीर पंजाल, ठीक है दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी में है, और ये मनाली को लेह से जोड़ता है सड़क मार्ग के द्वारा। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, एपीको आंदोलन, पी हेगड़े बिल्कुल सही है, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, एसएल बहुगुणा यहाँ पे है। नर्मदा बचाओ, तो मेघा पाटेकर। शांति घाटी आंदोलन का संबंध बाबा आपटे से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्योंकि जो सुमेलित नहीं है उसको हमको चिन्हित करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर शांति घाटी आंदोलन की बात करें तो एक जो है कवियत्री थी, मतलब केरल की, सुगुधा कुमारी, याद रखिएगा, सुगुधा कुमारी, इन्होंने सैलेंट वैली, सेव सैलेंट वैली का जो है नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, और बाबा आपटे की बात करें तो बाबा आपटे का जो संबंध है ये समाज सेवी थे, और इन्होंने कुष्ठ रोगियों के लिए काफ़ी काम किया है। ठीक है दोस्तों, कुष्ठ रोगियों के लिए काफ़ी काम किया है, और इनका नाम जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी जुड़ा है। ठीक है, बाबा आपटे। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किसका उपयोग किया गया था, मतलब हथियार के रूप में किसका उपयोग किया गया था? तो याद रखिएगा, मस्टर्ड गैस का जो है उपयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, किसका यूज़ किया गया था? मस्टर्ड गैस। ठीक है, और इसको चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? तो दोस्तों, राज्यपाल को कौन दिलाएगा? राज्यपाल को दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगर बात करें राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति को कौन दिलाता है शपथ? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, राज्यपाल को कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का जो है चीफ जस्टिस। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, धूप चश्मे की पावर होती है? तो धूप चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। और धूप चश्मे में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा, क्रुक्स कांच। ठीक है दोस्तों, क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और शिक्षा ग्रहण किया था? ह्वेनसोंग, फाहियान, मेगास्थनीज या फिर इत्सिंग? तो ह्वेनसोंग जो है ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण और यहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया था। ह्वेनसोंग जो है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, और काफ़ी बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है दोस्तों, और लगभग 630 ईस्वी में जो है ये भारत पहुंचा, और 15 वर्षों तक यहाँ पर रहकर जो है उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक है दोस्तों, और एक प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है यहाँ पे कि इसका जो यात्रा वृत्तांत है इसको किस नाम से जानते हैं? तो सीयू की नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, सीयू की। तो काफ़ी बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कर्नाटक के 3 युद्ध किन शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो कर्नाटक का जो 3 युद्ध था ये लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। याद रखिएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। और आपको याद होगा वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, वांडीवास का युद्ध। और इस युद्ध में जो है अंग्रेज़ों ने जो है आयरकुट के नेतृत्व में जो है लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को हराया था। ठीक है दोस्तों, और इसी पराजय के बाद जो है धीरे धीरे जो है फ्रांसीसी कंपनी का जो है वो जो है क्या होने लगा, मतलब पतन होने लगा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो संसद का जो बैठक होता है तो एक दो जो बैठक होगा, 2 बैठक के बीच 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने।
तो कम से कम तो 2 करना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। कम से कम 2 बार होना चाहिए, कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, तो 2 बार तो नेसेसरी है। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चकमा निम्नलिखित में से किस देश के शरणार्थी माने जाते हैं? तो चकमा जो है ये कई बार खास करके ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है। तो ये जो है बांग्लादेश के जो है शरणार्थी माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आप देखिए कि कुछ प्रश्न आपको इजी मिलेंगे, तो चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो, चाहे बीपीएससी देते हो या फिर स्टेट पीसीएस देते हो, यूपीएससी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बीपीएससी प्री मैं भी निकाला हूँ। खैर मेंस में उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं होने के कारण मेंस में रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको सभी प्रश्न को रिवीजन करना ज़रूरी है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि जो है ये प्रश्न का लेवल बहुत कम है तो इसको ये बेकार प्रश्न है, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मन में नहीं सोचिएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सारे ही प्रश्न जब आपका सही होगा तो तभी जाके जो है आपका रिज़ल्ट या फिर जो है अच्छे मार्क्स आने का संभावना बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इंजाइम मूलतः क्या है? तो इंजाइम जो है मूलतः क्या होते हैं? वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंधार कला निम्नलिखित में से किस शैली का एक संश्लेषण है? तो गंधार कला जो है ये किस शैली का संश्लेषण है? तो यहाँ पे बात करें गंधार कला की, तो ये जो है गंधार कला में जो है मूर्ति बनाई जाती है, यानी कि मूर्ति कला है। ठीक है दोस्तों, और ये भारत और जो है यूनानी कला का जो है मिश्रण है। ठीक है, भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण है। ठीक है, तो इसको हिंद यूनानी या फिर ग्रीको रोमन कला भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? गंधार कला को। तो याद रखिएगा, गंधार वैसे पाकिस्तान में पड़ता है अभी गंधार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, एक लाल कांच की वस्तु को तब तक गर्म करते हैं जब तक वह अंधेरे में चमकने ना लगे। इस चमकते कांच की वस्तु का रंग क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो रंग होगा वो बैंगनी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? तो सबसे लंबी रेलवे की बात करें तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कई बार ग्रुप डी में ये जो है कई बार कि रेलवे में भी पूछा गया है, ग्रुप डी और अन्य एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि ये कहाँ, रूस की राजधानी मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक जाती है। ठीक है दोस्तों, और लगभग जो है 9,289 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 9,289 किलोमीटर की दूरी जो है ये तय करती है, और कम से कम जो है पूरे सफ़र में जो है इसको लगभग जो है 8 दिन का समय लग जाता है। तो याद रखिएगा, सबसे लंबा अगर रेल मार्ग की बात करें तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो विनय पिटक आपको पता ही होगा, जो त्रिपिटक ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में ही 3 पिटक ग्रंथ आ जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है विनय पिटक। ठीक है दोस्तों, तो देखिए त्रिपिटक के अंतर्गत 3 ग्रंथ आता है। एक तो पहला है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों, जो विनय पिटक है यहाँ पे जो है इसमें भी जो है 5 खंड है, और यहाँ पे जैसा कि बताया है कि यहाँ पे बौद्ध संघ का नियम का जो है चर्चा किया गया है विनय पिटक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे आदर्श है? ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो समताप मंडल जो है हवाई जहाज उड़ने के लिए सबसे जो है आदर्श माना जाता है। ठीक है, समताप मंडल यानी कि इस स्ट्रेटोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है,
सबसे निचला जो परत होता है वो क्षोभ मंडल होता है, जिसको ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद होता है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद होता है मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल, उसके ऊपर होता है आयनोस्फेयर, और सबसे बाद में होता है एग्जोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, बहिर्मंडल जिसको बोलते हैं। तो आप तीनों नहीं, यहाँ पे 5 जो है परत हैं, पाँचों परत को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राज्य की सरकार निम्नलिखित में से किस प्रकार की है, यानी कि भारतीय राज्य की जो सरकार है किस प्रकार की है। तो आपको पता ही होगा, लोकतांत्रिक सरकार है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लोग के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यहाँ पे राज करते हैं, शासन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों सोहराई खोबर पेंटिंग, तो ये झारखंड राज्य से संबंधित है, और इसको जो है मई 2020 में जो है इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, मई 2020 में। और अगर बात करें इस पेंटिंग की, तो इस पेंटिंग को जो है हज़ारीबाग ज़िले की जो आदिवासी महिलाएं हैं वो जो है इसको बनाती है। खास करके जो जो फसल का सीज़न होता है, ठीक है, फसल का मौसम होता है, या फिर शादी विवाह का जो उत्सव होता है, उस समय जो है घरों में जो है लोग कलाकृति करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा झारखंड से संबंधित है सोहराई खोबर पेंटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विश्व प्रसिद्ध घटनाओं में से कौन सुमेलित नहीं है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 बिल्कुल सही है। बोस्टन टी कांड अमेरिका में हुआ था, 1773 में हुआ था, याद रखिएगा ये भी। और खूनी रविवार ये रूस में हुआ था। ठीक है, क्योंकि रूस का जार जो है निहत्थे लोगों पर गोली बरसाना शुरू किया था, और पूरा जो है खून से लथपथ हो गया था वहाँ का पूरा ज़मीन या फिर माहौल। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से उस दिन जो है रविवार का दिन होने के कारण जो है उसको खूनी रविवार कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रूस में जो है जो शासक या फिर राजा जो वहाँ पे शासन करते थे उसको जार कहा जाता था। उसके बाद आतंक का राज जर्मनी, तो ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आतंक का राज जो है ना, ये एक अवधि में जो है कहा जाता है 1793 से लेकर 1794 का जो है काल है। यहाँ पे जो है इस काल को जो है आतंक का युग कहा जाता था। ठीक है, और इसके नेता कौन थे, रोबेस्पियर जैकोबिन। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने क्या अपनाया था, नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई थी, इसलिए आतंक का राज कहा जाता है। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में तो आपको पता ही होगा जो वहाँ पे तानाशाह थे हिटलर। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ताकि वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों ज़्यादा अगर हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे तो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान है किंतु अब निर्यात में पहले स्थान पर हो गया है। तो ये चावल, ठीक है दोस्तों, चावल के निर्यात में, क्योंकि जो अच्छी कैटेगरी की जो बासमती चावल हैं, हम लोग इसको जो है रूस के सॉरी जो यूरोप के देश हैं वहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अमेरिका जैसे देश में जो है इसको जो हम लोग क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। और साथ में जो है ऐसे देश जहाँ पे बाढ़ की समस्या होती है, तो वहाँ पे भी चावल की जो खेती जो है सही से नहीं हो पाती है, बर्बाद चली जाती है। तो वहाँ के वैसे देश के लोग भी जो है भारत से चावल को आयात करते हैं। तो भारत जो है उत्पादन में दूसरा है चावल के उत्पादन में, क्योंकि चीन प्रथम स्थान पर है, लेकिन निर्यात में जो है अब ये जो है भारत पहले स्थान पर हो गया है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न निम्न सॉरी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में कौन सी किरणें नहीं पाई जाती है। तो कौन सी किरणें नहीं पाई जाती है, तो कॉस्मिक किरणें नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कॉस्मिक किरण होता क्या है, तो दोस्तों कॉस्मिक किरण जो है उच्च ऊर्जा विकिरण होता है। ठीक है, और ये अंतरिक्ष से पृथ्वी पर जो है पड़ने के कारण जो है कॉस्मिक किरणें क्या होता है कि बादलों का आवरण में वृद्धि करके जो है अम्ब्रेला इफेक्ट का जो है स्थिति बना देता है। तो ये काफ़ी हानिकारक होता है कॉस्मिक किरणें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सी विशेषता नहीं थी। तो देखिए, भारत सरकार 1935 में कौन सी विशेषता नहीं थी, तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली। ठीक है दोस्तों, क्योंकि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को
भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और इसके स्थान पर जो है केंद्र में जो है द्वैध शासन प्रणाली को क्या क्या था, शुरू किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी को छोड़कर अन्य ग्रहों एवं उपग्रहों में जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो इसको बोलते हैं एक्स बायोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। पृथ्वी के अलावा भी किसी अन्य ग्रह या उपग्रह पर जीवन की खोज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स बायोलॉजी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डिस्क कहाँ पे डाली जाती है? तो कंप्यूटर में डिस्क कहाँ पे डाली जाती है? तो डिस्क ड्राइव में डाली जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कौन भारतीय विदेश नीति के तत्व में शामिल नहीं है? शांति एवं मैत्री, ये बिल्कुल है गुड निरपेक्ष था। उसके बाद सह अस्तित्व एवं गैर साम्राज्यवाद या फिर सांस्कृतिक संबंध। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक संबंध जो है ये विदेश नीति में जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचशील समझौता जो भारत चीन के बीच मैत्री संधि है पर नेहरू एवं चाओ एन लाई, मतलब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वहाँ के राष्ट्रपति थे चाओ एन लाई के मध्य समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1954 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1954 में हुआ था। तो यहाँ पे 5 मुख्य जो है सिद्धांत था कि एक दूसरे की अखंडता संप्रभुता का जो है सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से 5 जो है सिद्धांत था। लेकिन 1962 में आपको पता ही होगा कि भारत चीन युद्ध में जो है इस संधि को काफ़ी ठेस पहुंचा था। ठीक है, और जो है ये पंचशील समझौता जो अंततः क्या हो गया था? फेल हो गया था, मतलब कारगर नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस प्राचीन नगर के प्रमाण कुम्हरा नामक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र नगर का जो है प्राचीन प्रमाण जो है ये कहाँ से मिला है? कुम्हरार से मिला है। तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये मौर्यकालीन जो है भवनावशेष है, और यहाँ पे आप जाके कुम्हरार में जाके आप देख सकते हैं कि प्राचीन मौर्य काल में जो किस प्रकार से जो है पाटलिपुत्र नगर बसा हुआ था, उसका जो है वहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पुरातात्विक अवशेष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ किताब है और उसके लेखक है। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष सही है। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक, ये भी सही है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, ये भी सही है। बृहद संहिता आर्यभट्ट, ये गलत है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, जो नहीं है वही यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो बृहद संहिता के लेखक कौन है? वराह मिहिर। ठीक है, कौन है? वराह मिहिर, याद रखिएगा। बृहद संहिता वराह मिहिर लेखक है। आर्यभट्ट ने तो एक किताब लिखा था आर्यभट्टम, याद रखिएगा। और भी इनकी किताब है 10 गीतिका, उसके बाद तंत्र, ये किताब जो है आर्यभट्ट ने लिखी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में आए तूफान अम्फान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों जो बंगाल में, खास के बंगाल की खाड़ी में आया था, और इस अम्फान तूफान से भारत के 2 राज्य काफ़ी प्रभावित हुए थे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, तो इसका नामकरण कौन किया था? थाईलैंड ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, थाईलैंड ने जो है इस तूफान को अम्फान नाम दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और काफ़ी धन जन की क्षति हुई थी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में, और केंद्र सरकार जो है इसके लिए पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ और उड़ीसा को 500 करोड़ रुपये का जो है राहत पैकेज भी देने का घोषणा किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में सूक्ष्म ऋण संस्थाओं की सर्वाधिक संख्या किस प्रांत में है? तो पश्चिम बंगाल में है, और चीट फंड भी काफ़ी ज़्यादा है पश्चिम बंगाल में, ये बात आप मान के चलिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अगर भारत में बात करें तो एक MSME मतलब मंत्रालय है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इसको बोलते हैं। ठीक है, सूक्ष्म लघु लघु एवं मध्यम इसको बोला जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है जो छोटे उद्यमी हैं उनको ऋण दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं,
जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको जो है ऋण दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया है? ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा मिजोरम राज्य जो है खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा क्यों किया है? तो इससे क्या होगा दोस्तों कि इससे खेल में जो है निवेश बढ़ेगा और खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे जो है खेल के स्तर में भी बेहतर जो है किया जा सकता है, बेहतर प्रदर्शन खिलाड़ी करेंगे। तो इसके लिए जो है मिजोरम सरकार ने जो खेल को औद्योगिक दर्जा प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो यहाँ पे कॉमन सेंस से अगर मारिएगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो आप लोग उसको इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर प्रदेश मार देना। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, तो मनरेगा के तहत जो सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला जो शीर्ष राज्य है वो छत्तीसगढ़ राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। तो काफ़ी सारे जगहों का नाम चेंज किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें से कोलकाता पोर्ट का भी नाम चेंज कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020 का थीम क्या था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, योगा फॉर हेल्थ और योगा एट होम, मतलब स्वास्थ्य के लिए योगा और घर पर योगा। तो ये जो है थीम था 2020 का, क्योंकि कोविड-19 महामारी के कारण जो है घर से निकलना लॉकडाउन था, तो घर से कैसे निकलेगा, तो इसलिए कहा है कि हेल्थ के लिए योगा करें और घर पर ही योगा करें। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किन दो शहरों में किया जाएगा? तो 2023 का जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसका आयोजन दो शहर करेगा, वो भुवनेश्वर और राउरकेला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भुवनेश्वर और राउरकेला। तो यहीं पे दोस्तों 50 प्रश्न समाप्त हुए। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई सुधार चाहते हैं वीडियो में और या फिर करंट अफेयर के प्रश्न और भी अगर आप चाहते हैं कि इसमें इंक्लूड करें तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आगे भी आपको उसका नेक्स्ट पार्ट मिलेगा, तो चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।